हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था, एक मिस शीतल केतरवार हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप सिलेबस के बारे में बताएं, एक वीडियो अपलोड करें। तो आज मैं वो सिलेबस के बारे में भी बताने जा रहा हूं और कुछ आपके कल एमसीक्यूज़ के डाउट्स हैं, मैं वो भी क्लियर करने जा रहा हूं। तो गाइज़, सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। आपका जो सिलेबस है इसमें जेकेएसएसबी का इसमें 30 मार्क्स का आपको जो है अकाउंटेंसी आएगा। उसमें आपके टोटल मिला के कुल 15 चैप्टर हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया है गाइज़ कि सर कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो गाइज़, इसका मैं बता दूं कि ये जो पूरा आप सिलेबस देख रहे हो ये एकेडमिक का 11th और 12th दोनों को मिला के है। ऑलमोस्ट जो 11th का है वो तो पूरा है और 12th का ऑलमोस्ट 40% सिलेबस जो है इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप ऐसे मुझे एकेडमिक इसको पढ़ाना है तो मुझे कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए टू द पॉइंट हर चीज़ करवाने के लिए। लेकिन आपके पास मुझे नहीं पता कितना टाइम है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ यही मान के चल रहा हूँ कि मान लो 2 या ढाई महीने के बाद एग्ज़ाम होना है, तो मैं उसके हिसाब से आपको सिलेबस ये करवा रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में मैं कुछ चैप्टर्स को फोकस करूँगा और कुछ को कम फोकस करूँगा, कुछ चैप्टर में भी मैं स्किप भी कर दूँ। तो गाइज़, वो जो चैप्टर में जिन पे कम फोकस करूँगा या स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं छोड़ ही दूंगा। जैसे ही डेट आएगी और अगर हमें पता चला कि टाइम अभी काफ़ी पड़ा हुआ है तो मैं उन चैप्टर को भी पूरी डिटेल में करवाऊँगा। अब ये जो 15 चैप्टर हैं गाइज़, इसको मुझे 2 महीने में कंप्लीट करना है। तो मुझे फिर इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे ही फोकस करना पड़ेगा, बाकी भी मैं करवाऊँगा। बट वही चीज़ देखेंगे डेट शीट कब डेट आ रही है उस एग्ज़ाम की। तो गाइज़, 30 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है। इसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको करवा चुका हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर पे फोकस करना है, क्योंकि हमें होता क्या है कि जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने और हमारे पास टाइम कम होता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है कि हम जो मेन टॉपिक हैं उन पे फोकस करें। तो किस किस टॉपिक में से आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आएंगे मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज, सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हम पढ़ भी चुके हैं, जिस पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ, मतलब ये आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, इसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे आपको। वोचर अप्रोच, गाइज ये चैप्टर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज़ में, और ये है भी पूरी की पूरी थ्योरी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं, ये इसको आपने कम फोकस करना है। देन पार्टनरशिप, गाइज ये जो चैप्टर है ये 12th का चैप्टर है। आपका 12th का जो टोटल सिलेबस है ना अकाउंट्स का, उसका 40% ये चैप्टर है। अब इसमें पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप की, उसके फंडामेंटल इंट्रोडक्शन एक ही चीज़ हो गई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 5 चैप्टर इसमें आपने पढ़ने हैं। तो ये बहुत लंबा चैप्टर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद लेजर्स अकाउंट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रायल बैलेंस 11th चैप्टर जो हमारा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको आप मतलब कम फोकस कर सकते हैं, इनफैक्ट छोड़ भी सकते हो। और लास्ट में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक जो कम इंपॉर्टेंट है, करना तो इनको भी है। अब हमें ये देखना यही है कि टाइम कितना मिल रहा है हमें। अगर हमें टाइम कम मिल रहा है तो इन पर कम फोकस करेंगे, अदरवाइज़ हम सबको इक्वल वेटेज देंगे। अगर हमारे पास एनफ टाइम हुआ, 5-6 महीने हुए, तो सबको हम इक्वल वेटेज देंगे। तो चलिए गाइस, ये तो आपका हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं आपके कुछ डाउट्स की। कल जो मैंने एमसीक्यूज़ दिए थे उसमें आपको डाउट्स आए हैं, आज उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेशी नदीम है कोई, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जो कल का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन 2 पार्टीज़। वैसे कल जो क्वेश्चन था वो था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये कल वाला क्वेश्चन ये था, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन्होंने कहा मुझे कि सर बताओ, अगर खाली सिर्फ इतना होता कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस की बात नहीं हो रही, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन 2 पार्टीज इज नोन एज, तो
क्या उसको हम गुड्स ट्रांजैक्शन कह सकते हैं? क्योंकि कल वाला था गुड्स एंड सर्विस, तो हम गुड्स नहीं कह सकते, सर्विस भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही थी उसमें। तो उसने कहा कि अगर खाली गुड्स की बात हो रही है तो हम उसको गुड्स की ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, उसको तब भी हम गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि हम बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो गुड्स की है, चाहे सर्विस की है, चाहे एक्सपेंस की है, चाहे इनकम की है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही बोलेंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, गुड्स की, सर्विस की, आपको उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही बोलना है। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी, मतलब ABCD चारों सही हो सकती हैं। आपको ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसमें गुड्स तो आएगी, सर्विस भी आएगी और हर तरह की ट्रांजैक्शन आ जाएगी, तो इसलिए हमें उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बोलना है। तो राइट आंसर इज, जैसे मैंने कल बताया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन, डबल एंट्री मीन्स। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे इसके बारे में पूछा है, जिसमें फारूक भट्ट, रिधम, नागरमल, मुनीब, SR, विमल कुमार, ये इन लोगों ने इसके बारे में पूछा। और ये थोड़ा सा बेसिकली क्या हो गया कि कल लिखने में कुछ गलती हो गई। गलती क्या हुई गाइस कि डबल एंट्री मीन्स, फर्स्ट इसकी जो ऑप्शन थी एंट्री एट टू एस्पेक्ट ऑफ, कल मैंने लिख दिया था अकाउंट्स। अगर टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट है तब तो वो आएगा ही, लेकिन एक्चुअल में वो था एंट्री एट टू एस्पेक्ट ऑफ बुक। तो गाइस सबसे पहले मैं अकाउंट और बुक का डिफरेंस आपको बता दूं कि क्यों अकाउंट्स ऑफ बुक नहीं आएगा और टू एस्पेक्ट ऑफ बुक नहीं आएगा और टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट आएगा। चलिए गाइस इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं अकाउंट और बुक में। देखिए गाइस, हम जितनी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं अकाउंट्स। तो गाइस जो बिजनेस में कम तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेसर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके हम अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली अकाउंट क्या है कि जैसे मान लो अब बिज़नेस में क्या है कि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन किस में होती हैं? कैश में। हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश पे कर रहे हैं, हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तब भी कैश पे कर रहे हैं, हम किसी को, हमारा कोई खर्चा हो रहा है तब भी हम कैश दे रहे हैं, या हमें कोई इनकम हो रही है तब भी हम कैश दे रहे हैं। तो नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन में जो कैश है वो इन्वॉल्व होती है। तो कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बाकी चीज़ों की कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा पेड कैश टू राम, मैंने राम को पैसे दिए या मैंने राम से पैसा लिया। अब एक पर्सन है, उससे कितनी ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगी साल में। पैसा लिया था, वापस दे दिया, उसका अकाउंट क्लोज। तो गाइज़ अकाउंट हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन कम हो। क्यों? क्योंकि गाइज़ जो भी हमारी बुक होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारी बुक है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंट के लिए हमें चाहिए 1 पेज, 2 पेज या मैक्सिमम 3 या 4, 5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ट्रांजैक्शंस कम है वहाँ पे, अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कम हैं। लेकिन बुक वो होती है जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो, उसमें हम फिर 1-2 पेज से काम नहीं चला सकते, हमें पूरी की पूरी बुक उसके लिए चाहिए होती है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारी नॉर्मली सभी ट्रांजैक्शन किस में होती हैं? कैश में। तो कैश अकाउंट भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि कैश अकाउंट नहीं बनता, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हम कैश में करते हैं तो कैश अकाउंट की जगह हम कैश बुक बनाते हैं। बुक मतलब एक पूरी की पूरी बुक जिसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि जो कम ट्रांजैक्शन है उसको जिनको हम 1 या 2 पेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इसके अंदर हम राम का अकाउंट भी बना सकते हैं, हम एक्सपेंस का अकाउंट भी बना सकते हैं, हम इनकम का भी, क्योंकि वो कम ट्रांजेक्शन्स हैं, एक ही बुक में सारी रिकॉर्ड हो सकती हैं। लेकिन गाइस जिनके लिए ज़्यादा हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है उसके लिए प्रॉपर एक बुक बनानी पड़ती है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन है एंट्री एट टू एस्पेक्ट ऑफ बुक, ये नहीं हो सकता और नहीं भी। फॉर एग्जांपल एक एंट्री है कि सपोज पेड कैश टू राम, मैंने राम को पैसे दिए। अब मैंने राम को कैश दिया, कैश के लिए मैंने क्या कहा? अकाउंट तो बनता ही है, लेकिन नॉर्मली हम क्या बनाते हैं? बुक। राम के लिए अकाउंट बनेगा, उसके लिए राम की बुक नहीं कभी बनेगी, क्योंकि राम को पेमेंट कर रहा हूँ, कभी लिया होगा वापस दे रहा हूँ, या उससे कभी उधार लिया होगा तो वो कोई गुड्स उधार में खरीदी होंगी उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो बार बार हमें पेमेंट नहीं करनी, एक बार ख़त्म कर पेमेंट कर दी, अकाउंट क्लोज। लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन तो हर रोज़ होती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जब हम राम को मैं पैसे दे रहा हूँ, राम का अकाउंट बनेगा और कैश की क्या बनेगी? कैश बुक, क्योंकि कैश की ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एस्पेक्ट बुक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसलिए ये नहीं आएगा। एंट्री एट 2 डेट्स, ये बड़ा एक ना डॉजी सा पॉइंट है ये, और बड़े लोगों को ये लगा कि एंट्री एट 2 डेट्स मतलब 2 अलग अलग डेट्स, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि एंट्री एट 2 डिफरेंट डेट्स। अब आप मुझे पूछो कि सर क्या एक ट्रांजैक्शन 2 अलग अलग डेट्स को रिकॉर्ड हो सकती है? मेरा आंसर इज़ नेवर।
नो नेवर, कभी नहीं। एक ट्रांजैक्शन दो अलग अलग डेट्स को कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन जब हम एक जर्नल बनाते हैं उसमें तो हम एक ही डेट लिखते हैं, लेकिन जर्नल से अभी आपने सीखा नहीं है, पोस्टिंग जब लेजर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक आपने ट्रांजैक्शन बना ली कैश अकाउंट टू सेल्स। अब आपको मैंने कहा था इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, जो मैंने कहा था क्लासीफाइंग में करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आपको एक कैश का रिकॉर्ड भी बनाना है, एक सेल का। अब एक डेट आपकी जाएगी कैश वाले अकाउंट में और एक आपकी जाएगी किसमें, सेल्स वाले अकाउंट में। तो वहाँ पे सेम डेट दो जगह लिखी गई, एक जगह कैश अकाउंट में, दूसरी जगह कहाँ, आपके सेल्स अकाउंट में। क्योंकि ये थोड़ा डॉजी था इसलिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप सबका जो क्वेश्चन था कि क्या एक ट्रांजैक्शन दो जगह दो अलग अलग डेट्स को रिकॉर्ड हो सकती है, बिल्कुल ही रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन हाँ, एक ट्रांजैक्शन जब हम किसी पोस्टिंग करते हैं तो उसमें वही डेट दो जगह भी आती है, एक जगह डेबिट में आती है और एक जगह क्रेडिट में आती है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये डॉजिस है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। हमें तो देखना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या मिल रहा है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें मिल रहा है एंट्री एट टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये तो हर ट्रांजैक्शन में होता ही है कि एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। कल मैंने बताया था ऑल ऑफ अबव, वो क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ अकाउंट लिख दिया गया था। तो अकाउंट में तो एंट्री एट टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, दो अकाउंट में तो होती ही एंट्री, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते थे। हाँ, ये डॉजी था, उसके लिए मैंने बता दिया ये। तो अब अगर इनमें से अगर कोई सही चॉइस किया जाए तो वो है एंट्री एट टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला। चलिए जी, आई होप ये भी क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए नाम तो शायद मुझे नहीं लिखा मैंने। चलिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड बाय, कहता है जो ये भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो किसके द्वारा, किनको चाहिए होती हैं, मैनेजमेंट को, आउटसाइडर्स को, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दीस। अब मुझे देखो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ चीज़ है ही नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब तीनों में से कोई नहीं, और ऑल ऑफ अबव, अबव मतलब अबव इसके ऊपर क्या है, अबव मतलब इसके ऊपर जो हमें ऊपर दिया है, ऑल ऑफ अबव मतलब ये दोनों। यहाँ ये नहीं लिखा ऑल ऑफ दीज, अगर यहाँ ऑल ऑफ दीज लिखा होता तो मैं सारे इंक्लूड कर लेता। यहाँ लिखा है ऑल ऑफ अबव। चार चीज़ें हैं गाइस, ए बी सी डी, ऐसे चार आंसर दिए हुए हैं। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ये चार आंसर हैं। अगर मैं कहता हूँ कि सी आंसर उसमें लिखा है ऑल ऑफ अबव, तो अबव में कौन से हैं, ये दो वाले। तो कई लोग मुझे कह रहे हैं सर ऑल ऑफ अबव उसमें नन ऑफ दीज भी है। भाई ऑल ऑफ अबव का मतलब सारे नहीं है, ऑल ऑफ अबव का मतलब ये नहीं कि ये सारे, ऑल ऑफ अबव मतलब सी के ऊपर वाले जो दो हैं ये अबव हो गए। तो इन दोनों को, तो हमारा आंसर क्या था, ऑल ऑफ अबव। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो आपको इनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। तो गाइज ये आपकी जो क्वेरीज थी मैंने कर दी, इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं, मैं वो भी कर देता हूँ। अच्छा, एक मिस्टर आदिल हुसैन हैं, उन्होंने पूछा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गाइस इसके बारे में पूछा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो दोस्तों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है गाइस, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो पैसा हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में रिटर्न के लिए। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई ऐसा पैसा जो आपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है। जैसे सपोज़ करो कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, यहाँ से मुझे इनकम हुई और मैंने एक ज़मीन खरीद ली। अब ज़मीन जो है नॉर्मली लॉन्गर पीरियड के लिए लोग खरीदते हैं, ये नहीं कि साल के अंदर बेच देंगे। ज़्यादा बात तकरीबन ये होता है कि 2 साल या 4 साल या 5 साल का बेचेंगे। तो मैंने कहा था कि कोई भी एसेट जो 1 साल के बाद बेचा जाए वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट भी कहते हैं, उसको फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। कोई भी एसेट जो 1 साल के बाद बेचा जाएगा उसको फिक्स एसेट या फिर नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी वो इन्वेस्टमेंट हैं जो आपने पैसा अपने बिजनेस से बाहर कहीं लगा के रखा हुआ है और लॉन्गर पीरियड के लिए लगा के रखा है। ये नहीं कि 1 साल के अंदर आपको वो पैसा चाहिए, आपने उनको बेचना है, 1 साल के जिनको बाद बेचना है। तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो बिजनेस से बाहर हों और लॉन्गर पीरियड यानी मोर देन 1 ईयर के लिए हों, उनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। जैसे लैंड खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, अलग शेयर्स में कर ली, ठीक है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल के बाद रियलाइज़ करनी है, 1 साल के बाद बेचनी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और ये हमेशा बिजनेस के बाहर होती हैं। चलिए गाइस,
उसके बाद इलियास हैदरी, इनका क्वेश्चन था कि क्या इस पूरे सब्जेक्ट में हम क्या जर्नल ही पढ़ने वाले हैं। तो इलियास, मुझे लगता है कि आपको जर्नल में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो इसमें जर्नल ख़त्म हो गया पोर्शन, आगे जर्नल नहीं है, आगे से थोड़ा इजी होगा, तो आगे जर्नल आपको नहीं कंफ्यूज करने वाली। चलिए नेक्स्ट इज़ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। मुनीश गुप्ता हैं, इन्होंने पूछा है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। अब गाइस, सबसे पहले कॉन्टिजेंट का मतलब क्या है। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है वैसे सडन, अचानक से कोई लाइबिलिटी आ जाना। अचानक से, आप लाइबिलिटी का मतलब क्या बताया था, आपका कर्ज, देनदारी, जो लोन लिया हुआ है। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है वो जो अचानक से आ जाए। अब अचानक से कैसे आएगी गाइस, देखो मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरा किसी दूसरी कंपनी के साथ या क्लाइंट के साथ कोई केस चल रहा है, उसने मुझ पर कोई क्लेम किया हुआ है, कुछ हर्जाना मांगा हुआ है। तो अब वो जो केस है कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो जब तक वो कोर्ट उसके मेरे अगेंस्ट वर्डिक्ट नहीं देती कि हाँ भाई आपको पेमेंट करना है, तब तक वो मेरी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि इसका होना या फिर ना होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। अगर मान लो कोर्ट में वो केस में हार जाता हूँ, मुझे पे करना पड़ता है, तो वो मेरी फिर क्या बन जाएगी, एक्चुअल लाइबिलिटी। जब तक उस केस का फैसला नहीं आता, तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसका फैसला अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर पे डिपेंड है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट इज़ फिक्टिशियस एसेट। गाइस, फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी मतलब ये एक्चुअल एसेट्स होते नहीं है। एसेट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी। अब इमेजिनरी एसेट्स क्या हैं? बेसिकली गाइस, ये वो खर्चे होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम कर चुके हैं, हमने वो खर्चा कर दिया हुआ है, लेकिन हम खर्चे कहाँ से निकालते हैं? अपने प्रॉफिट में से। तो ये वो खर्चे जो हम कर तो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने प्रॉफिट में से वो खर्चा नहीं निकाला। ऐसा गाइस इसलिए होता है कि कुछ खर्चे होते हैं जिसमें बहुत सारा अमाउंट होता है, बहुत सारा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। मान लो एक कंपनी शुरू की और कोई खर्चा है, मान लो 10 लाख रुपये का। अब 10 लाख का जो खर्चा है वो हम 1 साल के प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको मान लो 10 इंस्टॉलमेंट में बांट लेते हैं, तो 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट हो गई। तो हर साल हम अपने प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपया निकालते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कम नहीं होगा। हम अपने इन्वेस्टर्स को बता पाएंगे कि हमें इतना प्रॉफिट है, क्योंकि एक ही साल में से सारा वो निकाल लेंगे तो हो सकता है बिजनेस लॉस में चला जाए, तो फिर कंपनी को पे उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि उस खर्चे को बांट लेते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हर साल कुछ प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम निकालते जाते हैं। तो जो हमने अमाउंट निकाल लिया उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ का मतलब हो गया प्रॉफिट में से ये इतना खर्चा हमने निकाल लिया, और बाकियों को हम कहाँ शो करते हैं? एज ए फिक्टिशियस एसेट्स। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। एक एस मीर का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था मुझे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये शायद मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। गाइस, रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करते हो बाय वे ऑफ सेल्स, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। तो सेल और सर्विस का जो टोटल बना आपका वो हो गया रेवेन्यू। और प्रॉफिट क्या हो गया? उस रेवेन्यू में से अपने सारे खर्चे निकालने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में जो पैसा बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, मान लो मेरा सेल और सर्विस से रेवेन्यू 1 लाख रुपए का है साल का, और मेरा जो साल का खर्चा है वो 80,000 का है। तो 1 लाख माइनस 80,000 मेरा खर्चा हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? 20,000। वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। बस गाइस, इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा गाइस, एक आपको कुछ और भी कमेंट्स में पढ़ रहा था, उसमें बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर बुक्स के बारे में बताओ। तो गाइस, ये ऐसा है कि ये 2 से ज़्यादा बुक्स का जो सिलेबस है इसमें है, तो आपको किसी एक बुक में ये सारा मिलेगा नहीं। और दूसरा, अगर वो मिलेगा भी तो एकेडमिक होगा। एकेडमिक में क्या है कि MCQs आपको नहीं होंगे। तो विंग्स जो है वो आपके लिए एक बुक बहुत जल्द पब्लिश करवाने वाली है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, हम आपको पूरा बता देंगे कब तक वो बुक आ जाएगी। उसमें सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। तो अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कौन सी बुक खरीदो, क्योंकि एक बुक से आपका काम चलेगा नहीं। तो वेट फॉर सम पीरियड। दूसरा गाइस, मुझे ये भी कहा गया कि टाइम, सर आप थोड़ा लेक्चर का टाइम बढ़ाओ। तो गाइस, ऐसा है कि जो हमारे पास कैमरा है इसमें 30 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। अभी आपको सबको पता है लॉकडाउन है, तो हम बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम मिटाते भी डस्टर से नहीं है, हमने कपड़ा लिया हुआ है। मतलब लॉकडाउन है तो हम कुछ खरीद भी नहीं पा रहे।
तो गाइज़ अभी बहुत मुश्किल से हम ये सारा अरेंज कर पा रहे हैं, तो टाइम अभी नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि 30 मिनट की ही रिकॉर्डिंग करते हैं। और गाइज़ एक अगर 30 मिनट का लेक्चर हमें अपलोड करना है तो उसमें कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए, क्योंकि बनाने में हमें कम से कम एक घंटा लग जाता है, पूरा तैयारी करनी, बोर्ड पे लिखना, सारा प्रिपेयर करना, उसके बाद अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। अब एक लेक्चर 30 मिनट का 6 GB बनता है, 6 GB को अपलोड करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो गाइज़ इसलिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, अभी जब तक लॉकडाउन है तो हम इससे ज़्यादा टाइम आपको दे नहीं पाएंगे। उसके बाद गाइज़ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अभी तो मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक चैनल है किरण कॉमर्स जोन, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ 11th वालों को भी और 12th वालों को भी, उसमें हर एक चीज़ करवा रहा हूँ, वो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो ये चैनल तो आपने रखना ही है, क्योंकि आपको JK SSB की सारी जो इन्फॉर्मेशन कोचिंग है, चाहे अकाउंट्स की है या GS के या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो यहीं पे मिलेगी। मेरे जो चैनल है उसमें सिर्फ एकेडमिक का ही मिलेगा आपको, 11th 12th और ग्रेजुएशन का। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि हाँ उनको साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो MCQs के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, अकाउंटिंग क्वेश्चन। वो मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशन होगा। जैसे ही वो चैप्टर ख़त्म होगा हम एक फिर से MCQs लेके आएंगे, जिसमें पिछला चैप्टर भी आएगा और जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो भी आएगा। तो गाइज़ कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख पाएँ, क्योंकि एक ही बार बोर्ड को हमें यूज़ करना होता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बड़ा बड़ा लिख पाएँ ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। तो थैंक यू गाइस। दूसरा मुझे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना फेसबुक पे भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। तो बाकी एकेडमी के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।